तो हमारा आज का जो विषय है डाइट एंड न्यूट्रिशन, इसके लिए ये जो बुक है ये आपको मैं ये देने वाली हूँ। इसकी सॉफ्ट कॉपी अच्छा। है। तो ये इसमें लिखा हुआ है मिताहार। हमने कौन कौन सी चीज़ें जो है फर्स्ट और सेकंड यूनिट में कवर की हैं, उनमें से अगर कुछ रिपीट हो रहा है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कुछ ये जो सिलेबस कौन सा है, मैं आपके एमए योगा के सिलेबस के हिसाब से बता रही हूँ थोड़ी चीज़ें, ताकि आपको हम्म। अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कवर हो जाएगा। और हाँ फर्स्ट और हाँ सेकंड मैम। यूनिट में पढ़ा चुकी हूँ, तो उसमें अगर ये वाले टॉपिक्स कुछ रिपीट हो रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर कुछ रह जाता है जो आपको और क्वेश्चंस हैं माइंड में, तो वो भी आप पूछ सकेंगे। तो हम मिताहार की संकल्पना देखेंगे। मिताहार हम्म। में जो है सबसे पहले क्या बताया है कि 1/4 जो शरीर का, जो हमारे पेट का भाग है, ठीक है, जठर जिसको हम हम्म। कहते हैं वो, ठीक है, इसमें इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ये नहीं पकड़ना है, सिर्फ जो हमारा जठर जो है। पेट। हाँ, तो इसको अगर हमने आमाशय को 4 भागों में विभाजित किया, तो जो एक भाग है उसे कंप्लीटली खाली रखना, और एक भाग वो पानी से, पानी के लिए उतनी जगह रखना, और 2 भाग भोजन करना। तो ये जो संकल्पना है इसे मिताहार की संकल्पना कहते हैं। और आपको जो है ये बताया गया है कि ये मिताहार की संकल्पना भगवद गीता में भी आई है, और फिर आपका जो हठ योग ग्रंथ है तो उसमें शिव संहिता में भी आई है, और भी अन्य अन्य जो हठ योग के ग्रंथ हैं उनमें ये आई है। तो मिताहार जो है इसका, अच्छा, ये मिताहार जो है ये यौगिक संकल्पना है, ये आयुर्वेदिक संकल्पना नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ है जो आपके पहचान के लिए है। इसमें 2-3 चीज़ें, जैसे आयुर्वेद और योग दोनों ही भारतीय पद्धति के जो है थेरेपी वाले शास्त्र हैं, ठीक है ना। लेकिन आयुर्वेद जो है उसमें कुछ चीज़ें, और इसमें कुछ चीज़ें अलग अलग होती हैं। जैसे वमन जो होता है, वमन जो है ये शुद्धि क्रिया है, लेकिन ये वमन शब्द और वमन क्रिया ये आयुर्वेदिक पद्धति के हिसाब से है, और उसी को जब योगिक पद्धति से किया जाता है तो ये थोड़ी इजी बन जाती है, और इसको हम कुंजल क्रिया बोलते हैं। तो ये जो है ये इस प्रकार थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जो है वो आएगा आपका आयुर्वेद और योगा में। तो मिताहार की संकल्पना ये यौगिक संकल्पना है, योगा से रिलेटेड संकल्पना है। तो अब हम इसको देखने वाले हैं। इसमें कितना इसमें जो हमारी अति सेवन जो होता है शरीर से, उससे हमारे जो पचन संस्था है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, और वो उसकी वजह से जो है डिजीज़ेस जो है वो बन जाते हैं हमारे शरीर में। ऐसे डिजीज़ेस जिनमें जो हमारी इंटेस्टाइन्स हैं वो पूरी फ्री नहीं हो पाती अपने भोजन से। तो वो फिर वही चीज़, जो भोजन जो हमारे लिए एक्चुअली न्यूट्रिशन के लिए हमने उसको डाला अपने शरीर में, वही हमारे शरीर में टॉक्सिन बन के और बीमारी का कारण बनता है। तो मिताहार का महत्व जो है वो क्या है कि ये सुख और जो है मतलब हमारे जीवन में सुख और स्वास्थ्य ये दोनों को लाता है। तो ये 25 आहारावर ये अतिशय ताण पडत असतो, तर आपण जो आहार घेतो त्यापैकी फक्त 25% आहारावर आपण जगत असतो। बाकीच्या 75% वर डॉक्टर्स आपले पोट भरत असतात, ठीक है। ये इनकी ये YCMO की पुस्तक है ये पुस्तक आपको मैं हम्म। भेजने वाली हूँ। और ये क्यों महत्वपूर्ण है ये पुस्तक, क्योंकि इसमें आपका शिक्षण शास्त्र जो है ये एक महत्वपूर्ण आपको एक सेकंड सेमेस्टर में आएगा, ठीक है। तो शिक्षण शास्त्र का पूरा इसमें एज इट इज़ है जो आपके सिलेबस का है, और प्लस आहार शास्त्र का भी ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको इसमें मराठी में मिलेगा, जो कि बाकी हर जगह आपको हिंदी या इंग्लिश में अवेलेबल है। तो ये इसमें आपका जो है मिताहार के बारे में पहले भेजा है मैम। पहले पहले भेजा है मैडम, है मेरे, मैंने तो उसकी कॉपी भी निकाल ली, हार्ड कॉपी भी। बस फिर ठीक है। तो ये जो पुस्तक है, तो इसमें आप अभी देख सकते हैं थोड़ा सा। तो ये आपका जो है आहार
कि इस प्रकार से ये है। अच्छा, अभी एक दूसरी चीज़ ये कि युक्त आहार क्या होता है? तो युक्त जो है जिसमें आहार का जो संयोजन होता है, जिसमें पूरा कंप्लीट फूड जिसको हम बोलते हैं, बैलेंस्ड डाइट जिसको बोलते हैं, तो उसको जो है संतुलित। संतुलित आहार, यस। तो वो संतुलित आहार जो है वो युक्त आहार है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, इन सब का न्यूट्रिएंट और मतलब ये अपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, मिनरल्स और जो विटामिन्स, इन सब से मिलकर के जो भोजन बनता है, तो ये आपका युक्त आहार, ऐसा इसको बोलेंगे। ठीक है, ऐसा इसमें युक्त आहार संबंधी कुछ कुछ सूचनाएं जो दी गई हैं वो क्या है कि भूख जब नहीं होती तब नहीं खाना चाहिए, और शरीर और मन में जब तनाव होता है तब उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस मानसिक अवस्था में हम भोजन करते हैं तो वही भोजन जो है वो हमारे अंदर वही जाके उसी प्रकार के विचार और उसी प्रकार की स्वास्थ्य की जो परिस्थिति है वो क्रिएट करता है। फिर अति गर्म और ठंडा, अति ठंडा भोजन दोनों ही नहीं करना चाहिए। जैसे आइसक्रीम वगैरह ये अति ठंडा भोजन हो गया, और अति गर्म जैसे किसी किसी को बहुत एकदम गरम गरम चाय पीने की आदत रहती है, वैसा। फिर बहुत खूब अच्छे से चबा के खाना खाना चाहिए, पूरा खाना जो है उसको प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से चबा के खाना चाहिए, और खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, और खाना खाने के बाद थोड़ा जो है रेस्ट पोजीशन में रहना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में जैसे ही भोजन जाता है तो उसका जो पचन क्रिया होती है, उस पचन क्रिया में शक्ति जाती है। जैसे आपको मैंने बताया कि जब हमारे कार्बोहाइड्रेट्स से हम जब कार्य करते हैं तो उस कार्बोहाइड्रेट से एटीपी बनाने के लिए, मतलब उसका ग्लूकोज से एटीपी बनाने के लिए हमारी एनर्जी खर्च होती है। तो ये जो एनर्जी खर्च होती है, इसी के कारण भोजन के बाद हमें थोड़ी जो है ऊँघ आने लगती है, नींद आने लगती है, फटीग जैसे थोड़ा थकान जैसे महसूस होने लगती है। तो ये भोजन हमारे लिए इस प्रकार का कार्य करता है, जिसमें हमको भोजन के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, और हफ्ते में एक दिन जो है वो एक जो है ये रखना चाहिए, उपवास। आठवड्यात एक दिवस एकदस उपवास। जेवा, हाँ, उपवास, मतलब एक ही टाइम खाना खाना चाहिए, और सुबह जो है मॉर्निंग में फल वगैरह खा के स्किप करना चाहिए एक मील। तो ये लंघन यानी कि जो है ये भोजन का एक दिन स्किप कर देना, मील स्किप कर देना। तो ये जो हमारे आजकल जितने भी टीवी आर्टिस्ट हैं या फिर टीवी एक्टर्स हैं जो, तो ये लोग काफ़ी अच्छे से ये फास्टिंग और प्रॉपर मील्स वगैरह के बारे में बहुत जागरूक हैं, और भोजन के मामले में इतने अच्छे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब पैसे हैं से, लेकिन तब भी भोजन के मामले में वो लोग बहुत ज़्यादा सिलेक्टिवली खाते हैं, और एज अ रिज़ल्ट जो है वो आकर्षक उनकी जो पर्सनैलिटी है वो दिखती है। तो उस प्रकार से उनका स्वास्थ्य भी मेंटेन होता है, और स्टैमिना भी उनका बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको जिस प्रकार की जो है, अब जैसे एक डांस है, उस डांस के लिए उनको कम से कम 50 बार जो है वही चीज़ करनी है, डायरेक्टर को एक ही चीज़ को टेक करके वो, मतलब तो उनमें बहुत एनर्जी लगती है, मतलब जो इस शॉट में ऐसी ऐसी बात है कि वो सिर्फ दुबले दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है शक्ति बहुत होती है, क्योंकि वो शक्ति उनको नहीं होगी तो वो इतनी बार फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल जैसे वो उनको कोई सीक्वेंस करना है डांस के अलावा, या एक्टिंग का भी कोई सीक्वेंस करना है, तो भी वो 10-10 घंटे वो एक्टिंग इसमें रहना, शूटिंग में, तो उसके लिए जो शारीरिक शक्ति चाहिए वो उनके अंदर रहती है। तो बेसिकली इसका कारण ये है कि ये जो भोजन करते हैं, ये भोजन एकदम प्रॉपर वे में जितना आवश्यक है उतना करते हैं, और फास्टिंग बीच बीच में लंघन करते हैं। तो ये लंघन का क्या ये है कि ये हमारे जो है तीव्र और जुनाट, ये दोनों ही प्रकार के जो रोग हैं उनको ये ठीक कर सकता है। और इसका जो उपवास का जो अन्न त्याग एवढाच मर्यादित अर्थ करून चालणार नाही, इसका जो शरीर और मन है तो उन पे भी असर पड़ता है। तो बेसिकली उपवास के साथ में है ना, जो हिंदू लोग हैं तो उनमें और इसमें भी इस्लाम में भी उपवास के साथ में ना जो ईश्वर की भक्ति को जोड़ दिया गया है। तो बेसिकली जब भूख रहता है
तब वो व्यक्ति को एकदम अंदर से जैसे तड़प रहा होता है या उसको तकलीफ होती है, तो उस समय वो भगवान के जो है स्मरण से उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है और उसके अंदर जो एंजाइटी और डिप्रेशन या इस टाइप की जो हॉर्मोन्स बनने चाहिए थे बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी, वो नहीं बनते और उसको थोड़ा सा सपोर्ट हो जाता है। बॉडी जो है वो नॉर्मलसी में रहती है क्योंकि कहीं से उसको साइकोलॉजिकली पता है कि शाम को मुझे खाना मिलने वाला है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अभी मैं जो कर रहा हूँ वो किसी और हायर गोल को अचीव करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो वो चाहे स्पिरिचुअल ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव हो या कोई उनकी कोई इच्छा हो तो उसको पूर्ति करना, तो वॉटेवर, तो वो उसका ऑब्जेक्टिव रहता है। तो उसके पीछे फिर वो उनका जो ये रहता है वो एक तप के साइड चला जाता है इंस्टेड ऑफ जो है सफरिंग का अर्थ होता है मतलब किसी चीज़ का दुख भोगना। और वही चीज़ को जब हम किसी उद्देश्य के लिए, बड़े उद्देश्य के लिए करते हैं तो उसी चीज़ को तप बोल देते हैं। तो ये जो है ये इस प्रकार से लंघन जो है ये उस तरीके से आप देखें उसको, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद जो है ये होता है। और बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स में भी इसका बताया गया है, जैसे इजिप्ट, अरेबिक, ग्रीस, इटली, इधर भी जो है ये उसका उपवास का जो है ये एक प्रचलित है प्रथा। अच्छा, इसमें लंघन जो है वो इसका क्या फ़ायदा होता है, तो एक तो डाइजेशन जो सिस्टम है उसको आराम मिलता है और जो बाहर के जो टॉक्सिन्स है, विजातीय द्रव्य, इनको जो है ये बाहर को इनको निकालने का एक मौका रहता है क्योंकि पानी पीने में आता है। और मोस्टली जो लोग उपवास करते हैं प्रॉपर मतलब जो एक होता है कि किसी भी तरीके का जो है ना डाइट का अंडरस्टैंडिंग न रखते हुए लोग जो उपवास करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो उल्टा नुकसान करता है। जैसे साबूदाना खाना और ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पेट के लिए बहुत बेकार होती हैं, तो वो हाँ, चिप्स खाना, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं चिप्स होती हैं। खाना, चिवड़ा खाना। हाँ, तो ये ऐसे उपवास को करने से सिर्फ जो है मन को ही एक ये मिलता है कि हाँ हमने उपवास किया, लेकिन शरीर को उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो हाँ, तो जब शरीर जब सपोर्ट करे तब उपवास रखना चाहिए, और जब शरीर ना सपोर्ट करे तब फिर ये समझ लेना चाहिए कि उपवास जो है ये सिर्फ जिस भी ऑब्जेक्टिव से, आध्यात्मिक या उन्होंने बस एक सोच लिया कि आज अन्न नहीं खाना है, तो वो भी एक तरीके का उनका ऑब्जेक्टिव है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। लेकिन वो जब साबूदाना और ऐसी चीज़ें खाई जाएंगी तो वो कोई एक शारीरिक आपको स्वास्थ्य लाभ देगा ऐसा बिल्कुल नहीं अपेक्षा रखनी चाहिए, क्योंकि उसमें स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा, स्वास्थ्य जो है ख़राब हो जाएगा। ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत ही बेकार होती हैं। हाँ, राजगिरे का आटा जो है वो अच्छा है, राजगिरे का आटा है, कुट्टू का आटा है, तो ये एक आप हफ्ते में 1 दिन खा लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उपवास का एक्चुअली मतलब है वो है लंघन, यानी कि कंप्लीटली फूड को स्किप कर देना 1 दिन के लिए। तो उससे 1 दिन के लिए भी नहीं, एक टाइम के लिए, मतलब आप दिन में ना खाएं, शाम को भोजन कर लें ताकि रात को नींद आ जाएगी। तो इसका जो फ़ायदा है वो पहला तो ये था कि अपनी पचन व्यवस्था को आराम मिलता है एक टाइम के लिए, और दूसरा कि ये जो बाहर के टॉक्सिन्स हैं उनको फेंकने में मदद करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, क्योंकि गट और इम्यूनिटी इनका बहुत गहरा संबंध है, ये हमको मालूम ही है। और मानसिक शक्ति का विकास करता है क्योंकि हमको विल पावर बढ़ जाती है, क्योंकि हमको ये विश्वास हो जाता है कि मैं इतनी देर बिना खाए रह सकती हूँ, मेरा इतनी देर बिना खाए चल गया। जब ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर डेवलप हो जाता है तो हमारी मानसिक शक्ति भी बढ़ जाती है। तो ये एक प्रकार का एक अच्छी चीज़ है। फिर एक चौरस बात, हाँ, क्या? ये लंघन का जो है ना 16 घंटे का उपवास, अच्छा। उसके वजह से होता है मतलब आपको भी पता होगा, पर मेरा खुद अनुभव मैं वही कि शरीर जब सर्दी खांसी हुई होगी, अच्छा, हाँ, बुखार हाँ, आया हाँ, होगा, हाँ, 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 यस, यस, हाँ, या लंघन किया करने के बाद क्या होता है, हमारे बॉडी को डाइजेशन का काम नहीं होता है, फिर वो क्लीनिंग का काम करता है। हाँ। शरीर नहीं, और में जो स्टोन, एक्स्ट्रा शुगर जो है ना अपनी बॉडी की, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट,
ये जो है ना, जैसे हाँ। आपको शरीर को अवेलेबल हो रहा है ना, वैसे ही आपके अंदर आए हुए प्राणियों को, जीवाणुओं को भी अवेलेबल हो रहा है। और आपने लंघन कर दिया ना, तो पहली प्रायोरिटी आपके शरीर को जाएगी, और फिर उनके लिए कुछ बचेगा नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली भूखे मर जाएंगे। तो इसलिए भी उसमें आपको लंघन का बहुत फायदा होता है। आप देखिए सर्दी जुकाम में आप लंघन करके देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। और मीठा और वही। दूध, ये दो चीज़ें तो स्पेसिफिकली बंद कर देना चाहिए बिल्कुल। कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में अगर हो, तो दूध हाँ। जो है, दूध को कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए, क्योंकि दूध बेस्ट मीडियम है किसी भी बाहर के बैक्टीरिया या वायरस या फिर किसी भी जीवाणु के लिए ग्रो होने के लिए बेहतरीन मीडियम है दूध। तो जब दूध होता है पेट में, तो फिर कोई भी इन्फेक्शन अगर है पेट में हो, या फिर सर्दी जुकाम का इन्फेक्शन हो, तो वो ज़्यादा बढ़ता है। तो इसलिए उसको स्किप कर देना चाहिए, दूध नहीं लेना चाहिए। और शक्कर, ये साखर जो है, ये साखर किसी भी प्रकार से कैंसर जो है उसके लिए, और किसी भी दूसरे इन्फेक्शन के लिए ये बढ़ाने वाला होता है। तो वो मीठा नहीं खाना चाहिए, मतलब कोई भी मीठा नहीं खाना चाहिए, सिर्फ शक्कर ही नहीं, गुड़ भी नहीं। तो ये मीठा और ये दूध जो ये अवॉइड करेंगे, तो आपका इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। ये स्पेसिफिकली इन्फेक्शन की बात कर रही हूँ मैं। इन्फेक्शन यानी कि दूसरे जीवाणु आपके शरीर में प्रवेश कर गए हों, ऐसी स्थिति में इन्फेक्शन बोलते हैं। और इन्फेक्शन के केस में ये दोनों चीज़ें न खाने से आपको जल्दी इन्फेक्शन से ठीक होने का वो होता है। तो ये आपका जो है लंघन बिल्कुल डेफिनेटली फ़ायदा करता है। सही बोल रही है प्रियंका। इसके बाद में चौरस आहार की जो संकल्पना है वो हम देखेंगे। तो चौरस आहार जो है, इसमें सभी प्रकार के जो रस होते हैं, जो जिसमें आपका अलग अलग टेस्ट जो बड्स हैं उनको ये मिलता है, तो उसको हम चौरस आहार के श्रेणी में देखते हैं। और इसमें तसेच आहे शरीर पोषणासाठी शरीर क्रिया जो आहे सुरळीतपणे होण्यासाठी चौरस अन्नाचे सेवन आवश्यक आहे. ज्या आहारामध्ये शरीर क्रियासाठी आवश्यक सर्व पोषक योग्य प्रमाणात उपलब्ध असतात, त्या आहारास चौरस समतोल आहार, ये इसको बैलेंस्ड डाइट जिसको हम बोलेंगे, जिसमें ये कम्प्लीटली इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। तो फिर ये मिनरल्स एंड विटामिन्स, तो ये सब चीज़ें जब इसमें रहता है, तो उसको हम चौरस आहार बोलेंगे। इसका ये जो रस ग्रंथियां हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे चौरस शब्द से ऐसा लगा कि ये जो है षड्रस, वो एक्चुअली षड्रस होते हैं, 6 प्रकार के नहीं। रस। हाँ। और यहाँ चौरस आहार का अर्थ होता है बैलेंस्ड डाइट, यानी कि इसमें संतुलित संतुलित। संतुलित आहार। यस। तो इनमें इन्होंने जो है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस किए हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपने देखे हैं ऑलरेडी। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में है। इस पूरी पृथ्वी पर जो कुछ भी बना है, लिविंग मतलब जीवित जितने भी शरीर हैं, चाहे वो पेड़ों के हों, चाहे वो मतलब प्राणी। बैक्टीरिया वायरस के हों, चाहे प्राणियों के हों, और चाहे मनुष्य के हों, तो ये सभी बने किससे हैं? तो ये कार्बोहाइड्रेट से ही बने हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट से बने हैं, इसका अर्थ पता कैसे चलता है? जब आप उसको जलाते हैं, तो लास्ट में जो बचता है वो कार्बन बचता है, और हाइड्रोजन हवा में उड़ जाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ ये पूरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का संसार है। और हम्म। ये, और इसमें हमारे भोजन में लगभग 60 से 70% जो है कार्बन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बन और हाइड्रोजन इन और ऑक्सीजन, इन सब का जो मूल घटक है, ये है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स। और इसमें आपका मेजर जो हम जैसे चपाती खाते हैं, भाकरी खाते हैं, राइस खाते हैं, तो ये हम ज़्यादा खाते हैं। और हमारी जो सब्ज़ी है वो थोड़ा-सा उसके कंपैरिज़न में हम कम खाते हैं। तो ये जो है, ये जो हमारी सब्ज़ी वग़ैरह है वो फ़ाइबर में आती है, उसमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। और जो ये रोटी है, भाकरी और नाचनी की हो या फिर गेहूँ की हो या किसी भी चीज़ की हो, तो वो जो है राइस जो है, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाते हैं। तो इनके कार्बोहाइड्रेट्स का भोजन में समावेश ज़्यादा होता है। लेकिन जिस प्रकार धीरे-धीरे हमारी आयु बढ़ती है, तो बढ़ती हुई आयु के साथ में जो कार्बोहाइड्रेट है, उसका अमाउंट कम कर देना चाहिए। और थोड़ा प्रोटीन भी बाद में जो है वो, जैसे 50 साल की उम्र के बाद प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता।
थोड़ा थोड़ा तो लगता ही है, क्योंकि मसल्स अभी भी जो जो टूटे हुए मसल्स हैं, जैसे कहीं कहीं एकदम खिंच गया या कुछ हो गया, तो प्रोटीन तो लगेगा ही। तो उतना सामान्य क्वांटिटी में तो लगता ही है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन भी नहीं लगता और कार्बोहाइड्रेट भी नहीं लगते। तो क्या लगता है बड़ी उम्र में, ये जो अपने को मोस्टली, और लिपिड्स तो खैर हमेशा से ही जो है कम ही खाते हैं, तो ज़्यादा जो है वो क्या लगता है, तो अपने को मिनरल्स और विटामिन्स काफ़ी उसमें लगते हैं। जितना सामान्य आवश्यकता है उतने तो लगते ही हैं। और प्रोटीन और जो ये है कार्बोहाइड्रेट, ये थोड़ा थोड़ा प्रोटीन इसके कंपैरिजन में ज़्यादा खा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है, क्योंकि पचना कम हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन जो है वो फिर भी थोड़ा पचता है, इसलिए प्रोटीन खाते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है, ये इसकी रासायनिक संरचना है वो कैसी है, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और बेसिकली ये क्या है, शक्कर के इसमें मतलब शुगर जो है, ये सभी शुगर्स के ही स्ट्रक्चर रहते हैं इसमें। और आपको मैंने सिखाया था मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, और इसमें नाम भी बताए थे, जिसमें कि जो है फ्रक्टोज जो है वो डाइसैकेराइड में था, ग्लूकोज जो है वो मोनोसैकेराइड में था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, मैनोज, ये सब मोनोसैकेराइड्स में थे। और फ्रक्टोज, हाँ फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड में था। और जो फ्रुक्टोज फ्रूट में हो। हाँ फ्रूट्स में है, तो फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड में था ना। आपके पास नोट्स खुले हुए हैं क्या? नहीं नहीं, ओके मैं तो वॉकिंग करते करते सुनता ओके। तो ये जो फ्रक्टोज, ग्लूकोज, मैनोज, लैक्टोज, ये सारे जो शुगर्स हैं, ये जो है मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, और फिर पॉलीसैकेराइड्स में भी हमने देखा था सेल्यूलोज, डेक्स्ट्रिन, और इस प्रकार के बहुत सारे अन्य अन्य हमने शुगर्स के नाम देखे थे, जो कि हमारे मतलब एक शुगर से मिलके बना हुआ होगा तो वो ग्लूकोज हो गया, दो शुगर से बना हुआ होगा तो वो डाइसैकेराइड हो जाएगा। इस प्रकार से हमने स्ट्रक्चर्स देखे थे। ये इनका रासायनिक रचना जो है उसमें आप लिख सकते हैं। और हाँ देखिए यहाँ पे दिखा है ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो ये गैलेक्टोज किस में होता है, ये माता के दूध में होता है गैलेक्टोज। तो ये सारे एकुण शर्करा यानी कि सिंगल मोनोसैकेराइड शुगर्स हैं। और जो बाकी ज़्यादा वाले हैं वो है माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये सब जो है ये डाइसैकेराइड है। तो डाइसैकेराइड यानी दो शुगर एक साथ जुड़े हुए होते हैं, तो उनको डाइसैकेराइड बोलते हैं। तो इनके कार्य क्या क्या होते हैं? पहली चीज़ तो ये शरीर में जो है एनर्जी देने का कार्य करते हैं। महत्वपूर्ण इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि शरीर को एटीपी मिलना, वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से आता है, और ज़्यादा आता है, काफ़ी अमाउंट में आता है। और जो अपनी शरीर का मेंटेनेंस है और जो अपनी ब्रेन है, उनको भी बहुत ज़्यादा लगता है ये शुगर, तो वहाँ पे भी इसको अवेलेबल करके देना। और फिर आपके जो है ना ग्रोथ होना, शरीर की ग्रोथ में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि ग्रो बॉडी तभी होगी ना जब आपके अंदर एनर्जी होगी, और एनर्जी का सोर्स ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ये, और फिर आपके पूरे सेल में जो मेम्ब्रेन होती है, तो आपने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनती है, ये आपकी बनती है ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइको जो है आपका प्रोटीन्स। तो ग्लाइको यानी कि आपका जो कार्बन वाला, कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है वो ग्लाइको हो गया, और जो उसके आगे प्रोटीन भी हो सकता है या ग्लाइको लिपिड्स भी हो सकता है। यानी कि प्रोटीन और जो शुगर और लिपिड, ये तीनों मिलकर के अपने जो सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बनाते हैं। और अपने शरीर में हर एक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पूरे शरीर में इवन स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी जो है कार्बोहाइड्रेट लगती है। तो इसका अर्थ है कि ये एक तो एनर्जी का सोर्स है, और दूसरा ग्रोथ के लिए, जब जितने ज़्यादा सेल्स होंगे उतना ही उनकी सेल मेम्ब्रेन होगी, उतना ही उनकी सेल मेम्ब्रेन के साथ उनका जो है अवेलेबिलिटी ज़्यादा उनकी चाहिए। तो ये बहुत सारे अन्य अन्य कार्य भी करते हैं। और इसको आप जो है मराठी में ही है तो ये आपके लिए इजी है, इसको आप ज़रूर पढ़ें। जो सेल्यूलोज है,
हेमीसेल्यूलोज है, ये सब जो है ये अपने लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो है ना ये इसका इम्पोर्टेंस होता है। और ये क्या करते हैं, ये हजम नहीं होते, ये हमारे शरीर में सेल्यूलोज हमेशा आपको मैंने जब पढ़ाया था डाइट एंड न्यूट्रिशन तभी बताया था कि शुगर का जो ये फॉर्म है सेल्यूलोज, ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, पेड़ों में। क्यों? क्योंकि आपके और मेरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ह्यूमन के, एनिमल्स के या किसी भी दूसरे प्राणी के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही आखिरी उसका बाउंड्री है, वही आखिरी है। लेकिन प्लांट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर एक और बाउंड्री होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल होती है ये बनती है सेल्यूलोज से। तो ये सेल्यूलोज गाय को, मवेशियों को, इन सबको पचती है, क्योंकि सेल्यूलोज यानी कि वो जो ये प्लांट सेल का जो ये है इसको खाते हैं वो, तो उससे उनको ग्लूकोज बनने का संभावना होती है, उससे वो ग्लूकोज बना सकते हैं और ग्लूकोज से एटीपी उनकी बन जाती है। लेकिन मनुष्यों में ये संभव नहीं है क्योंकि सेल्यूलोज मनुष्यों में पचता नहीं है। ठीक है, ना सेल्यूलोज पचता है ना हेमी सेल्यूलोज पचता है। तो फिर हम क्यों खाते हैं ये प्लांट सेल्स, जैसे काकड़ी है, खीरा है, तो ये सब क्यों खाते हैं? क्योंकि इसमें से एक तो हमको विटामिन्स मिलते हैं, इससे एटीपी नहीं बनता लेकिन विटामिन्स मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, प्लस ये हमारे लिए एक फाइबर की तरह काम करता है, घासनी की तरह से काम करता है, और हमारे जो अंतड़ियां हैं उनमें जमे हुए जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर पुश आउट करने में मदद करता है। तो ये हो गया हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य। और इनके जो अभाव होते हैं, इनकी जो कमतरता है, तो उससे होने वाले रोग जो होते हैं इनमें हमने काफ़ी डिटेल में पढ़े थे। ये जो बुक है इसमें उतना डिटेल नहीं जितना डिटेल मैंने आपको पढ़ाया है। तो जो भी पढ़ाया है उसको याद रखें और उसके वो वाले नोट्स को ज़रूर देखें। उसमें हर एक की कमतरता से होने वाले रोगों के बारे में हमने जो है पढ़ा है। एक एक विटामिन हमने देखा है जिसकी कमी से होने वाले कौन से रोग होता है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसके कमी से होने वाले जो रोग होते हैं, क्या एक क्वाशियोरकर एक रोग होता है और एक मेरास्मस जो एक रोग होता है। क्वाशियोरकर और मेरास्मस ये दोनों कार्बोहाइड्रेट के कमी से होने वाले रोग हैं। ठीक है, तो ये इसमें लिखा है क्या, इसमें एक तो वज़न घटता है और या क्या कीटोसिस। बोलते हैं उसको, मुर्दुस कुछ रोग बोलते हैं उसको। कहाँ इधर लिखा है क्या? नहीं, वो किताब नहीं है मेरे पास। हाँ, नहीं, उसको मेरास्मस बोलते हैं। अब पता नहीं अब मुर्दूस क्या, अगर हो सकता है मराठी में बोलते हो तो एक, हाँ, एक क्वाशियोरकर और एक मरास्मस। एक में जो है वो बच्चे के पूरे टांगे, वो दोनों बच्चों के रोग हैं जिसमें बच्चों की टांगे बिल्कुल पतली हो जाती हैं और पेट बाहर को निकल आता है। हाँ, तो ये जो है ये दोनों ही रोग जो है ये ऐसे हैं कि एक जो है ये कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है और एक जो है ओवरऑल न्यूट्रिशन की कमी से होता है। तो इस प्रकार ये मतलब काफ़ी मेजर प्रॉब्लम है और ये इनको आइडेंटिफाई किया भारत सरकार ने। तब से ये जो ज़िला परिषद की शालाओं में जो खाना देने का जो एक ये शुरू किया है, हाँ पोषण आहार। हाँ, तो उसके बाद से फिर ये इन रोगों में कमी आई है, ये क्वाशियोरकर और मेरास्मस। और भी कुछ रोग होते हैं जो कार्बोहायड्रेट की कमी से होते हैं। तो ये दीर्घकाल कमतरतेने सर्व अन्न घटकांची कमतरतेची लक्षणे दिसतात। तो ज़्यादा लंबे समय तक जब ये कम रहेगा तो इससे जो है ना बाकी के भी न्यूट्रिएंट्स जो है ना कम दिखने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका कार्बोहाइड्रेट ही कम हो गया, बेस जो है वो ही कम हो गया, तो जो एब्जॉर्प्शन होना है आपके प्रॉपर दूसरी चीज़ों का तो वो भी प्रॉपर नहीं हो पाता। तो ये एक दिखता है। और कीटोसिस, ये भी एक कीटोसिस भी एक बीमारी है जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाली बीमारी है। और चौथायुक्त पदार्थ कमी घेतल्यास बद्धकोष्ठ, और जो फाइबर जो है जिसको हमने जैसे सेल्यूलोज जिसको हमने देखा कि सेल्यूलोज से बना हुआ फाइबर जो होता है
उसकी अगर कमी हो गई शरीर में तो फिर हमको कॉन्स्टिपेशन वगैरह, पाइल्स वगैरह जो है, इस प्रकार के रोग होते हैं। प्रोटीन्स का हमने देखा, प्रोटीन्स ये 9 प्रोटीन यहाँ पर बताए गए हैं जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये अमीनो एसिड्स हैं बर का, ये प्रोटीन नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन हाँ। किससे बनता है? अमीनो एसिड से मिलके बनता है। प्रोटीन जो है वो बेसिकली अमीनो एसिड के इधर से उधर जो सीक्वेंस हो जाए, जैसे 9 बच्चे हैं तो 9 बच्चों में एक का सीक्वेंस ऐसा है कि एक बच्चा जो है, जैसे एक्स नाम का एक बच्चा वो 8वें स्थान पर है, दूसरे वाले ग्रुप में एक्स नाम का जो बच्चा है वो तीसरे स्थान पर है। तो वही स्थान बदल बदल के उन बच्चों की पोजीशनिंग बदल के जो है एक नए ग्रुप तैयार हो सकते हैं ना। तो बस सेम उसी प्रकार से प्रोटीन भी बनते हैं। यही जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है प्लस बाकी के जो दूसरे और अमीनो एसिड हैं, तो टोटल 20 हैं। हाँ? तो ऐसे यही 20 अमीनो एसिड्स को अलट पलट के आगे पीछे करके जब सीक्वेंस बदलते रहते हैं, उसी से नए नए प्रोटीन जो है वो बनते हैं। तो आप देखोगे लैक्टो जो दूध का प्रोटीन है, तो उसमें भी वही अमीनो एसिड्स रहते हैं अलट पलट के, और जो है और दूसरे अलट पलट के मतलब कि वो कुछ पर्टिकुलर रहते हैं उन्हीं 20 में से, और उसके सीक्वेंस आगे पीछे हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो मीट का प्रोटीन है उसमें भी जो है वो प्रोटीन रहता है, और अमीनो एसिड्स जो है वही सेम अलट पलट के रहते हैं। तो ये अमीनो एसिड्स का सारा खेल है, अमीनो एसिड्स का ही सीक्वेंस आगे पीछे होता है, तो प्रोटीन जो है वो उसका नाम बदलता रहता है। तो ये अमीनो एसिड्स कौन से हैं? ये हिस्टिडीन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलेनिन, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन। ये जो है ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स के अंतर्गत आते हैं। अति आवश्यक भी बोला है इसमें। और फिर इसमें प्रोटीन के टाइप्स बताया। एक तो कौन से बताया? वनस्पति प्रोटीन है जो कि प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन्स है। दूसरा जो मतलब दूसरे एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स हैं। फिर इसमें जो है ना ये प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड जो है, इनमें काफ़ी इनके एब्जॉर्प्शन के लेवल में डिफरेंस होता है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो रहते हैं, जैसे आपके चना दाल जो है उसमें बहुत प्रोटीन होता है, और आपके जितने भी जैसे छोले हैं या फिर सोयाबीन है। छोला? हाँ, छोला मतलब बच्चा। वो छोला होता है वो अपने उधर एमपी में। छोला मतलब भाजी है, एक वो गोल वाले पीस जो होते हैं ना। एक वाटाना है, वाटाने में भी बहुत प्रोटीन होता है। ये फिर आपकी सोयाबीन हो गया, और ये दालें हो गई, सभी प्रकार की दालें हो गई। तो ये जितने भी आपके लेग्यूम्स हैं वो सब कुछ प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स के अंतर्गत आ जाएगा। और एनिमल प्रोटीन में आपका मीट है, एग है, और मिल्क जो है ये भी एनिमल प्रोटीन के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये एनिमल प्रोटीन, जो लोग वीगन बन जाते हैं वो लोग कम्प्लीटली एनिमल प्रोटीन छोड़ते हैं, तो वो दूध से लेकर के दही और ये सब छोड़ देते हैं। और वो जो आप देखेंगे अभी एक ये जो लेडी है सात्विक मूवमेंट वाली, तो वो वीगन आहार के बारे में बताती है। उसको वो वीगन आहार को सात्विक आहार बोलती है। तो वो उसके बोलने के अनुसार वो जो कोकोनट होता है, उस कोकोनट में भी जो है ना मिल्क होता है, तो वो कोकोनट मिल्क का जो है दही जमाना सिखाती है। कोकोनट मिल्क से ही जो है वो पनीर या फिर अलग अलग मिठाइयाँ बनाना सिखाती है। तो बेसिकली व्हाट शी इज़ ट्राइंग टू डू इज़ एनिमल प्रोटीन को छोड़ करके ओनली प्लांट बेस्ड प्रोटीन वाला फूड जो है उसको वो पॉपुलराइज कर रहे हैं। तो ये उनके अकॉर्डिंग सात्विक आहार है, जबकि ओरिजिनली सात्विक आहार जो होता है वो हमने अलग है, वो देखा था हमने अपने यौगिक संकल्पना के अकॉर्डिंग भी देखा था। और हमने जो भगवत गीता की आहार संकल्पना है उसमें तो बिल्कुल ही अलग था। उसमें तो कोई किसी भी भोजन का नाम ही नहीं दिया। उसमें सिर्फ इतना बताया कि भोजन बनाने के बाद में जो है इतनी देर तक आपने रखा हो, तो मतलब जैसे 3-4 घंटे के बाद उसका सेवन किया जाए तो वो शीरा अन्न जो होता है वो तामसिक आहार बन जाता है। और उसके अलावा वो उसमें कुछ अशुद्धि मिल गई हो, जैसे नीचे गिर गया हो
या बाल वगैरह इस टाइप का कुछ अगर अशुद्धि आ गई हो तो भी वो तामसिक बन जाता है। जो उष्ट भी भोजन जो है वो तामसिक होता है। तो ये तामसिक आहार की संकल्पना बताई। फिर राजसिक आहार में बताया कि जिसमें जो है बड़े मतलब मसाले वगैरह हों और काफ़ी इस टाइप की चीज़ें हों, तो ये सब और जो आपकी एक्टिविटी में आपको बहुत ज़्यादा ये गतिशील करे वो राजसिक भोजन। और सात्विक भोजन में बताया था कि जो आपकी ग्रोथ बढ़ाए, सत्व बढ़ाए यानी बुद्धि बढ़ाए और जो है इम्यूनिटी बढ़ाए, ऐसे भोजन जो होते हैं वो सात्विक आहार होते हैं। तो ये भगवद गीता के अकॉर्डिंग मैंने आपको अभी बताया। भगवद गीता का सिंपल आपको ये है कि जिसमें शीरा भोजन के लिए जो बताया गया है कि वो नहीं खाना है, तो वो भगवद गीता के अकॉर्डिंग है। और हठ योगों में प्रॉपर आपके फूड आइटम बताए गए हैं और मैंने उसका फ़ोटो भी है ना, अभी मैं फिर से भेज दूँगी इस पे ग्रुप में, अगर नहीं भेजा होगा तो ये अरिहंत की पुस्तक में उसका फ़ोटो है कि ये जो कौन से आहार जैसे चौलाई और ये सब बथुआ ये सब भाजियाँ भी लिखी हुई हैं कि कौन से इसको यौगिक डाइट में मतलब संलग्न किया गया है। तो ये चीज़ें उसके ऊपर प्रश्न भी आया था ना, हाँ। मतलब एक क्वेश्चन पेपर में आया है, हुँ, कौन सा अवॉइड करना चाहिए ऐसे हठयोग प्रदीपिका में। अच्छा। हाँ, एक क्वेश्चन पढ़ा था मैंने। हाँ नेट में कि आपके एमए योगा में? नेट नेट के में तो पुराने क्वेश्चन अरे पेपर है। नेट में तो 100% आता है, ये पहले से ही आते हैं इसके प्रश्न। हाँ, तो ये डाइट एंड न्यूट्रिशन, इस बार डाइट में से बहुत मेजर क्वेश्चंस आए हैं, डाइट और एनाटॉमी। मतलब ये जो आपका चैप्टर नंबर 5 जो हम अभी जिस पे है ना, तो शुरू में ही हमने जो 2 चैप्टर किए हैं ना, एक तो आपका पतंजलि योग सूत्र और दूसरा ये एनाटॉमी और डाइट, और इसमें साइकोलॉजी भी इसी के अंदर ही है। तो ये दोनों चैप्टर मिला के ही आपका जो है ना 30-35% 40% जो पेपर है वो कवर होता है। क्यों? क्योंकि ये मेजर पोर्शन है और इसमें काफ़ी कुछ आता है। ये 40% तो नहीं बोल सकते, हाँ, लेकिन 30% ऑफ योर पेपर, 30-35% वो इस 2 चैप्टर में से ही आ जाएगा और फिर बाकी के चैप्टर्स में से बाकी को कवर होता है। मतलब इसलिए इन दोनों को बहुत ज़्यादा ध्यान से और इम्पोर्टेंस से पढ़ना है। और इनके नोट्स जो हैं आपके पास ऑलरेडी जो बुक है ना दोनों के पास में, इसकी महर्षि कनाद की, तो वो तो पढ़ना ही है। लेकिन वो क्या है, उसमें काफ़ी शॉर्ट में है, वो शॉर्ट में है, वो आपके लिए अच्छा है, आपको लास्ट एग्ज़ाम टाइम में वो शॉर्ट ही काम आएगा। लेकिन अभी शॉर्ट में नहीं पढ़ना है, अभी आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि वो आपको याद उतना ही रहेगा बाद में थोड़ा थोड़ा। लेकिन डिटेल में पढ़ने से आपको उसकी जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, तो आपको दोबारा फिर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके। तो इसलिए इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और ये आपके जो इनका कार्य क्या होता है, तो ये आपके सबसे पहले तो आपकी सबसे पहले मसल्स जो बनते हैं ना, तो वो प्रोटीन से बनते हैं। और प्रोटीन किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से बनते हैं। तो इनके प्रथिन के कार्य क्या क्या होते हैं कि पहले पेशी की निर्मित, मतलब सेल का भी निर्मित, मसल्स की निर्मित, पेशी कार्य और सभी चीज़ों का प्रॉपर फंक्शनिंग होता रहे। और फिर इम्यूनिटी बढ़ाना और जो ब्लड सेल्स हैं उनको बनाना, और जो ब्लड में पीएच लेवल है उसको मेंटेन रखना। और जो माता का दूध है वो भी एक प्रकार का गैलेक्टोज, जिसको हमने बोला शुगर, तो वो गैलेक्टोज शुगर वाला, लेकिन उसमें प्रोटीन भी होता है। तो वो प्रोटीन जो होता है वो करता क्या है, वो मैमरी ग्लैंड्स का कार्य जो होता है उसको प्रॉपरली कार्य करने को ये करता है। तो इसलिए मैमरी ग्लैंड्स में से जो है वो प्रॉपर दूध आए, उसके लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। और दूध जो होता है उसमें भी एक तो गैलेक्टोज शुगर होता है, दूसरा प्रोटीन भी होता है। मिल्क ऑल्सो हैज़ मिल्क प्रोटीन। तो ये इसके बाद इनके जो हाँ अच्छा, क्वाशियोरकर और मेरास्मस प्रोटीन के अभाव की है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं है, सॉरी। कार्बोहाइड्रेट का इसमें जो है ना आपका ये था क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाला जो था वो आपका कीटोसिस था। क्या नाम है इसका, कहाँ गया कीटोसिस। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन हमने जो पढ़ा है, एक्चुअली ऑनेस्टली बता रही हूँ, तो हमारी बुक में मतलब प्रोटीन की कमी और सीधे कार्बोहाइड्रेट की भी कमी, दोनों के वजह से ये मेरास्मस और क्वाशियोरकर बताते थे। तो अभी इसके यहाँ पे देखिए कौन से, इसका क्वाशियोरकर की स्पेलिंग
आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, इनका वाढ कमी प्रमाणात होते किंवा खुंटते और इनका अभाव वाढल्यास पायावरून सूज येऊ लागते आणि अभाव वाढत जाईल तशी सर्वांगावर सूज पसरते। तो स्वेलिंग रहती है, पहले पैरों में स्वेलिंग आती है, फिर बाद में पूरी बॉडी में आती है। मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं और एनीमिया जो है वो हो जाता है और मेंटल भी उनका जो ये है मेंटल हैप्पीनेस वगैरह जो उनका है वो भी नहीं होता और चिड़चिड़ होती रहती है, किरकिर व कमी अधिक प्रमाणात रडणे चालू असतात। मतलब बच्चे रोते हैं इसमें काफ़ी, उनका अलग ही वो मानसिक जो है ना वो आरोग्य पूरा अच्छे से नहीं हो पाता डेवलप। और मेरास्मस में क्या होता है, इसमें जो एक तो चरबी और स्नायू कमी होऊन हात-पाय बारीक होतात। तो ये जो है ना बहुत बारीक हात-पाय हो जाते हैं और वयाच्या मानाने वज़न कमी असते और जो है वज़न कमी रहता है और जो शरीर का तापमान है वो भी टेम्परेचर भी लोअर हो जाता है। तो ये जो दो मैंने आपको बताया क्वाशिरकर और मरास्मस, ये जो दो हैं ये यहाँ पर प्रोटीन की कमी से बताए गए हैं और ये दोनों ही एक बहुत मेजर रोग थे जो कि जिनके ऊपर अभी जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है कई अलग अलग प्रोग्राम्स द्वारा, लेकिन अभी भी होते हैं ये दोनों। और क्यों कहाँ पर होते हैं, अंडर नरिश्ड एरियाज़ में, जहाँ पर खाने को प्रॉपर नहीं मिल पाता बच्चों को, ऐसे एरियाज़ में। और हाई प्रोटीन एनीमिया भी एक चीज़ होती है जहाँ पर आवश्यकता जहाँ पर है उससे ज़्यादा जो है वो प्रोटीन जब खा लिया तो क्या होता है, तो उससे भी प्रॉब्लेम होती है। मोठे माणसांमध्ये प्रथिनांच्या अभावाने ही स्थिती निर्माण होते। बालकांमध्ये दिसणाऱ्या लक्षणांप्रमाणेच अशा व्यक्तींची पचनेंद्रियांचे कार्य बिघडते, यकृताचे कार्य बिघडते, अनिमिया होतो, त्यामुळे रक्तभिसरण मंद होतो आणि पोटाच्या पेरिटोनियल सूज येते, हृदय विकार होऊ शकते। अच्छा, ये जो आपका ये है ना हाई प्रोटीन अनीमिया, तो ये बेसिकली आपका प्रोटीन्स की अवेलेबिलिटी बॉडी में भरपूर है और एडल्ट बॉडी है तो उसमें भी सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम उसके डाइजेशन में होती है। उसके शरीर में इस प्रकार के जो जूसेस हैं वो बनते ही नहीं हैं या फिर इस प्रकार की पचन क्रिया जो है वो होती ही नहीं है जिससे कि उसका प्रोटीन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए उसकी बॉडी में। और इसकी वजह से जो है क्यों होता है, क्योंकि उसकी लिवर में कुछ प्रॉब्लम है और इस वजह से जो है एनीमिक हो जाता है वो पर्सन। और पेरिटोनियल कैविटी, यानी कि पेरिटोनियल कैविटी का अर्थ होता है पेट के अंदर जो खाली स्थान है, तो उसको पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। तो वो पेट के अंदर जो पेरिटोनियल कैविटी वहाँ सूज आ जाती है, वहाँ पर हाँ, तो उसमें जो है वो स्वेलिंग आ जाती है, अस्वस्थता आ जाती है और इससे हृदय विकार का भी झटके, मतलब ये भी हो सकता है प्रॉब्लम। तो अब इसके बाद लिपिड्स जो है वो लिपिड्स बताए हैं। तो लिपिड्स क्या है, जिसमें हमारे फैट्स भी आ जाते हैं, अलग अलग प्रकार के फैट्स आते हैं, एनिमल फैट्स हो गए, प्लांट बेस्ड आ गए। तो इसमें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ सीड ऑयल्स जो होते हैं, जो हमको अपने सारे सोयाबीन, सनफ्लावर, ये सब जो है करडी, तो ये सीड से होने वाले ऑयल्स, शेंगदाना, तो ये जो है इनमें हमको काफ़ी हद तक जो है ना नहीं कुल्लो नहीं, हाँ, इनके लिए इनमें हमको काफ़ी हद तक जो है वो ऑयल्स मिलते हैं और ये ऑयल्स जो है, ये लिपिड्स जो है, ये हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद जो हमको होता है वो है हमारा जो घी है और नारियल तेल है। तो ये नारियल तेल जो है, इसका रिपोर्टेड एक्टिविटीज़ आती है कि ये ब्रेन की क्षमता को बढ़ाने के बहुत काम आता है, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है और ये क्या करता है, ये हमारे ब्रेन की जो कैपेसिटी, ओमेगा इसमें फैटी एसिड्स होते हैं, तो ये हमारे काफ़ी अच्छा जो ब्रेन की कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है। इसी प्रकार घी भी हमारे बोन्स के अंदर जो है एक प्रॉपर जो है लचीलापन बना के रखता है और उसके अंदर की जो कैपेसिटी है, जो उसके अंदर की एक चिकनाहट है,
तो उसको ब्रेन और बोन्स इन दोनों स्थानों में ये बना के रखता है। तो ये अलग अलग जगह से सोर्स किए गए ऑयल्स जो है ये आपके इसमें दिया हुआ है, अगर बुक में तो देखो उसमें अच्छे से दिया हुआ है और उसमें प्रॉपर लिखा भी हुआ है कि कौन से ऑयल्स को कहाँ से सोर्स किया जाता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और जो ये ट्रांस फैट जिसमें होता है पॉली अनसैचुरेटेड वगैरह। तो ये भी हमने देखा था कि कौन सा बिल्कुल नहीं, वो कौन सा नहीं खाना चाहिए। तो जो तेल बार बार फ्राइंग के लिए इस्तेमाल होता है तो वो उसमें ट्रांस फैट बनते हैं, वो थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेंजरस हो जाता है। तो ये चीज़ें हमने देखी थी लिपिड्स के कॉन्टेक्स्ट में। फिर इसमें स्निग्ध पदार्थांची रोजची गरज, तो हमको कितना जो है 3 से 6 से 10% जो है, साधारण 15 से 25 ग्राम तक जो है हमको ये लगता है हमारे डाइट के थ्रू। तो ये इतना लेना जो है ज़रूरी है। और इसमें खाद्य तेल, वनस्पति तूप, लोणी, शेंगदाणे कच्चे, शेंगदाणे भाजलेले, सुके खोबरे, ओले खोबरे, नारियलचे दूध, तिल, कारले, जवस, इन सब में जो है ये मिलता है। और इनका फंक्शन क्या होता है, तो सबसे मेजर फंक्शन जो है फैट का वो ये है। हाँ, तो इनका मुख्य कार्य होता है कि जो हमारे लिपिड सॉल्युएबल प्रोटीन्स, विटामिन्स जो रहते हैं ADE तो वो जो फैट सॉल्युएबल प्रोटीन हमारे विटामिन्स रहते हैं उनके लिए ये उनको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। और जो वाटर सॉल्युबल रहते हैं B और C वो तो वाटर में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन ADE को एब्जॉर्ब होने के लिए कंपल्सरीली लिपिड जो है वो हमारे शरीर में उतना होना चाहिए। तो अगर विटामिन भी खा रहे हैं तो भी एब्जॉर्ब करने के लिए तो हमारे अंदर जो वो तैलीयता है वो होनी चाहिए। तो ये चीज़ हमने इसका ADE को एब्जॉर्ब करने में मदद करना, ये भी ये लिपिड्स का कार्य है। दूसरा जो है ये कैरोटीन जो है उसके भी इसके एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। और चर्बी जो है हमारे बॉडी में जो चर्बी रहती है ये हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के जैसी है, कुशनिंग का भी कार्य करती है। पहली बात ये हमको झटका नहीं लगने देती, लेकिन एक और कार्य है तापमान को मेंटेन करने का जो एक कार्य है, तो वो भी चर्बी के कारण होता है। बाहर का एकदम अंदर, अंदर का एकदम बाहर, ऐसे टेम्परेचर जो है वो सेम नहीं होता और वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है उसके अंदर का टेम्परेचर। और फिर तो इस प्रकार ये आप ये देख सकते हैं इसमें पूरा स्निग्ध पदार्थ अभावाचे परिणाम, इनकी कमी से क्या हो सकता है, तो इनकी कमी से क्या है, फ्राइनोडर्मा, इस प्रकार से राइनोडर्मा, तो ये इस प्रकार के जो रोग है वो त्वचा के रोग ये हो सकते हैं। और ज़्यादा लेने से क्या हो सकता है, तो कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह जो है ये जम सकते हैं हमारी धमनियों में और ये आगे कैंसर के झटके का ये भी बन सकते हैं। अभी जीवन सत्वे यानी कि विटामिन्स, तो विटामिन जो है ADE ये हो गए हमारे फैट सॉल्युएबल और B और C जो हो गए ये हो गए वाटर सॉल्युएबल। तो B में अपने आप में ही जो है लगभग 10 से 12 विटामिन B कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं। तो उसके अंदर जो है अलग अलग प्रकार के जो ये विटामिन है ये रहते हैं। तो B1 जैसे थायमिन है, नाइसिन है, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये सब जो है ना ये तो एमिनो एसिड्स है। तो ये जो थायमिन है ये B1 हो गया, फ्लेविन, क्लेविन नहीं होगा, ये फ्लेविन होना चाहिए। तो राइबोफ्लेविन जो है वो B2 हो गया, निकोटिनामाइड वगैरह, ये निकोटिनिक एसिड वगैरह हो गया। B6 जो होती है वो हमारी नाइसिन होती है और फॉलिक एसिड एक होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग जो हमारे विटामिन्स हैं तो ये भी मुख्य कार्य करते हैं। इनकी कमतरता से भी रोग होते हैं, वो हम आगे इसमें अगर दिया होगा तो देखेंगे। और
यस। फिर ये हमारे जो है रेटिनॉल, ये भी एक प्रकार का, हमने B12 को बहुत स्पेसिफिकली ध्यान से पढ़ा था क्योंकि उस टाइम मुझे B12 की कमी थी। तो मैं आपको बताते समय बता रही थी कि B12 जो है वो उसकी कमी होने से कैसा होता है, झनझनी आती है नसों में, प्रॉपर ये नहीं होता, याद नहीं रहता कुछ भी, जो भी हम पढ़ते हैं हमको लग रहा है भूल जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये B12 की कमी से होती है। तो इसके लिए इंजेक्शंस आते हैं। जो लोग वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो उनके उनके शरीर में B12 की कमतरता जो है वो होने लगती है एक समय के बाद में। आजकल इसके ऑप्शंस हैं, पहले तो कोई ऐसे ऑप्शंस थे नहीं। तो अब बोल नहीं सकते कि ये, क्योंकि पहले भी लोग काफ़ी सारे वेजिटेरियन रहते थे पर उनको B12 की कमी हुई और ऐसा होता नहीं था। लेकिन अब हमारे लाइफस्टाइल में भी इतनी चेंजेस हैं कि अब क्या ही बोले। तो ये B12 की कमी अगर है तो इसको सीधे है, आजकल जो सोल्यूशन है वो है इंजेक्शन ले सकते हैं। और B12 का जो नाम है वो अलग है, वो भी बताए उसको, उस टाइम मैंने आपको बताया था। रेटिनॉल जो है वो उसका भी काफ़ी सारे, रेटिनॉल जो है ये हमारे किसके लिए होता है, ये प्रवाह संदेश प्रकाश संवेदक, ओके। ये हमारी आँखों से जो है जुड़ा हुआ है ये प्रोटीन। और इसमें जो है इसके मुख्य कार्य होते हैं। और फिर बच्चों में, छोटे बच्चों में हाडांच्या वाढीसाठी आणि मॅट्रिक्स तयार होण्यासाठी रेटिनॉल आवश्यक असतो। तो ये जो है ये ग्रोथ के लिए भी एक मेजर इम्पॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है विटामिन रेटिनॉल। ठीक है, तो इसके नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो हो सकता है इसके कमी से। और फिर जो है टोड स्किन, जो है स्किन के ऊपर डिजीजेस हो सकते हैं इसकी कमी से, और भी इत्यादि। फिर विटामिन डी की कमी से हमको पता ही है कि कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो फिर हड्डियों में जो है वो हो जाएगा, डिसॉर्डर हो जाते हैं। और रिकेट्स और ये इस प्रकार की जो डिजीजेस हैं ये भी विटामिन डी की कमी से होता है। तो क्या है, एक तो रिकेट्स है, और कौन सी है बीमारी, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया होता है शायद। ठीक है, एनीवेज, तो ये आपके इसके विटामिन डी के कमी से होने वाले प्रॉब्लम्स हैं। और टोकोफेरॉल, ये सब चीज़ें जो है ये आपके सब विटामिन्स की संख्या है। विटामिन के का मैंने आपको अभी जब परसों के दिन जब इम्यूनिटी पढ़ा रही थी तब आपको बताया था विटामिन के का क्या कार्य होता है। विटामिन के का कार्य होता है रक्त में क्लॉट बनाना। और ये कब बनाना ज़रूरी होता है, जब शरीर से बाहर रक्त हो ना तब। जब शरीर के अंदर फ्लो हो रहा है तब क्लॉट बनना एक मुसीबत है। जो अगर नसों में मतलब अपनी आर्टरीज या वेन्स में फंस गया तो रक्त का प्रवाह रुक जाने के कारण या तो हार्ट अटैक आ जाएगा, या तो फिर जो है स्ट्रोक हो जाएगा, कुछ दूसरा प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन जब शरीर के बाहर रक्त निकलने लगता है तब अगर उसको हमने जो है क्लॉटिंग किया तो हमारा ब्लड जो है बहना बंद हो जाता है, जिससे हमारा शरीर जो है वो मरने से बच जाता है। तो ये विटामिन के का कार्य है और ब्लड को जो है प्रॉपर क्लॉट करने देना। तो वो विटामिन के, ठीक है। उसके बाद में बी कॉम्प्लेक्स जो है ये भी, और सी, ये दोनों भी जो है विटामिन बी, ये आपने मतलब इसके लिए है, पानी वाले, वाटर सॉल्यूबल है ये सब। और इनके कार्य जो है वो क्या रहते हैं, तो ये सबके अलग अलग कार्य हैं जो है ना, हर एक विटामिन के अलग अलग कार्य हैं। नाइसिन निकोटिनिक एसिड वगैरह ये सब भी इसी में अंतर्गत आते हैं। फोलिक एसिड, ये फोलिक एसिड तो अभी सिंपल कैप्सूल्स के रूप में आने लगा है और हर एक प्रेग्नेंट लेडी को खिलाया जाता है। इसीलिए बच्चे ओवर एक्टिव आजकल हो रहे हैं, क्योंकि उनके मम्मियों ने बहुत फोलिक एसिड उनको कंपलसरी डाइट में दिया जाता है, फोलिक एसिड, प्रोटीन पाउडर। और अगर आयरन की कमी हो तो फिर आयरन की भी दिए जाता है। तो ये तीन चीज़ें जो है वो मेंटेन, बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली मेंटेन रखते हैं, जिसमें कि
कौन से आ गए? फोलिक एसिड यानी कि विटामिन्स, दूसरा प्रोटीन पाउडर यानी कि प्रोटीन, और तीसरा आपका ये HB हीमोग्लोबिन। इनसे जो होने वाला शिशु है उसको किसी भी प्रकार की न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी नहीं होती। तो ये फिर एस्कॉर्बिक एसिड वगैरह ये सब जो है ये विटामिन सी होता है। एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है वो हर एक आम्बट उसमें होता है, और भी आपको बताया था मैंने शिमला मिर्ची में भी होता है बहुत सारा विटामिन सी। और विटामिन सी ब्रोकली जो है उसमें भी काफ़ी सारा विटामिन सी होता है, जबकि ये दोनों भी चीज़ें आम्बट नहीं है, लेकिन है उसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो इस प्रकार से ये सब हमारे जो देखे हमने मिनरल्स भी हैं, मिनरल्स भी आपके हर एक चीज़ में महत्वपूर्ण है। कैल्शियम है, हमारे बोन्स के स्ट्रक्चर में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और बोन्स जो है किससे मिलते हैं? कैल्शियम है, और भी दांतों में हमारे जो है फ्लोराइड एक एडिशनली इम्पॉर्टेंट मिनरल होता है जो अवेलेबल रहता है। तो ये इस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स इतने बड़ी संख्या में अमाउंट में नहीं लगते जितने ये बाकी के 3 प्रोटीन, कार्बन और कार्बोहाइड्रेट मतलब और लिपिड्स जितने ज़्यादा मात्रा में लगते हैं, इतनी ज़्यादा मात्रा में मिनरल और विटामिन्स नहीं लगते, कम लगते हैं, लेकिन लगते हैं। इनके कम जो मात्रा है वो अगर उससे ज़्यादा कम हो गया तो उससे आज़ार होते हैं, उससे दूसरी प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। तो इसलिए सभी चीज़ें जो है ये इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए बैलेंस्ड डाइट में इन सब का समावेश होना भी बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम वगैरह की कमी से आपके दांत और हड्डियों पे असर आता है। सोडियम जो है, ये जिनको सोडियम की कमी हो जाती है ना, उनको डॉक्टर नमक घोल घोल के पीने को बोलते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सोडियम जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है। पोटेशियम, ये पोटेशियम भी सोडियम के जैसे ही एक मिनरल है, जो कि हमारा सोडियम पोटेशियम पंप जो कि हर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चल रहा है गतिविधि, उसको मेंटेन करने के लिए कार्य में आता है पोटेशियम और सोडियम। क्लोरीन भी है, फिर आयरन है। आयरन का आपको पता ही है कि जो भी हम ये लेते हैं मतलब हमारा हीमोग्लोबिन, तो वो हीमोग्लोबिन में आयरन ही जो है वो होता है, और वही ऑक्सीजन को बाइंड करता है। ऑक्सीजन के साथ चिपकने की जो कैपेसिटी है वो हीमोग्लोबिन की ही है। तो इसलिए ये इसके बहुत एनीमिया हो जाता है, और भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं जो कि ये सारे जो है न्यूट्रिशन और डाइट की जो चीज़ें हैं ये करते हैं। कॉपर, आयोडीन, ये सब। शाकाहारी मांसाहारी तुलना, अच्छा यहाँ पर जो है ना ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, ये हम कल देखेंगे इसके आगे कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो भोजन हैं उनमें क्या विशेषता है, क्या समानता है, ये हम देखेंगे।